गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं हमारा विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन सितंबर 2024 की, जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रॉम द लास्ट 2 days वी आर वर्किंग ऑन द सेम। सो गाइस अभी तक हमारे टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। मंथली मैगजीन्स दी जा रही हैं, स्टार्टिंग पोर्शन आपका रिवाइज कराया जा रहा है, तो चैनल से जुड़े रहिए। आज भी इसमें गाइज टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज़ के पार्ट भी होंगे विच यू गाइज नीड टू डू। तो एमसीक्यूज़ भी आपने साथ साथ कंप्लीट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले वीडियोस को ध्यान से सुनने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जब आप क्वेश्चंस करो वहाँ पर तो आप अटको नहीं। ठीक है, चलिए अब हम अपना 5th टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि इसने 5 साल अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसका बर्थ हो गया है और 5 साल इसने अपनी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था, इसके क्या पिलर्स हैं, इसकी क्या डायरेक्शंस हैं, वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पर हम बात करते हैं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एक तरह का नॉन ट्रीटी, कैसा है, नॉन ट्रीटी, यानी कि कोई ट्रीटी नहीं है, एक वॉलंटरी अरेंजमेंट है, सब लोग फ्री हैं, एक ओपन प्लेटफॉर्म है। और रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर को ये ज़्यादा प्रेफर करता है कि सब रीजन्स में बता दिया जाएगा क्या क्या रूल्स जहाँ पर हैं वैसे किया जाए। इंडिया, इट वाज लॉन्च बाय इंडिया इन 2019 ओनली। कब किया था इंडिया ने? 2019 में इसको लॉन्च किया था, जब ईस्ट एशिया की समिट बैंकॉक थाईलैंड में चल रही थी। ध्यान रखना इस बात को, कब हुआ? जब ईस्ट एशिया समिट थाईलैंड बैंकॉक में चल रही थी, तब भारत ने 2019 में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को एक नॉन ट्रीटी बेस, एक वॉलंटरी अरेंजमेंट के फॉर्म में इसको लॉन्च किया था। इसका कारण यही था कि जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो नई पार्टनरशिप में आए, कम्युनिटी फॉर्म करें और यहाँ पर इस पूरे इंडो पैसिफिक ओशन पर कोऑपरेशन के साथ चलें। तो फिलॉसफी हमारी वही थी कि हम 2015 से जो काम पे लगे हुए हैं सागर वाले इनिशिएटिव पे, जिसका है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्योंकि हमारा हमेशा एक मकसद रहता है कि भाई सिक्योरिटी रीजन की रहे और सभी की ग्रोथ हो। और सागर का विजन भी यही है कि हम जॉइंटली इकोनॉमिक असिस्टेंस दें और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारा सबका बना रहे। ठीक है, अब इसी में ना आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें ना कई सारे पिलर्स हैं गाइस। IPOI इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में कुछ पिलर्स हैं और लीडिंग कंट्रीज इस पर काम भी करती हैं। जैसे देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात है, तो इस पे यूके और इंडिया को काम दिया हुआ एक पिलर ये है। एक इसमें मैरीटाइम इकोलॉजी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड मिलकर काम कर रहे हैं। मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए काम कौन कर रहा है? फ्रांस एंड इंडोनेशिया। कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्स शेयरिंग के लिए जर्मनी काम कर रहा है। डिजास्टर रिस्क के लिए इंडिया, बांग्लादेश, इटली, सिंगापुर, साइंस एंड टेक, ट्रेड एंड मैरीटाइम जापान एंड US। तो ऐसे मिलके ना ये सारे इस पूरे प्रोग्राम के लीडिंग कंट्रीज़ के साथ ये पिलर तैयार करे गए कि आप कंट्रीज़ को मिलके इस पर इस तरह से काम करना है। अब यहाँ पर ना इंडो पैसिफिक का मतलब क्या? देखो इंडो पैसिफिक एक बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर बहुत कंटेस्टेड इंटरप्रिटेशंस हैं इसकी। अगर आप ना इंडो पैसिफिक रीजन को देखते हो, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एशियन कंट्रीज़, फॉर यूरोपियन कंट्रीज़, फॉर US, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? इसका कारण है ये एक इंटरकनेक्टेड स्पेस है। किन के बीच में? इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन के जो बीच का ये एक आप समझ रहे हो, एक बीच का एक कनेक्शन जो है ना, इंटरकनेक्टेड जो स्पेस है, जो जॉइंटली एक ट्रेडिंग चैनल को ज्वाइन करता है, जिसको हम मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इसी वजह से इसके पीछे सारे मरे जा रहे हैं। और आप सोचो इस वाई दिस इज एरिया इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ होम टू मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा जनसंख्या क्योंकि यहाँ पर रहती है, और यहीं पे 2/3 आप सोचो ग्लोबल इकॉनमी है। वाई आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक? इसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक इंटरकनेक्टेड स्पेस है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का ट्रेडिंग चैनल मलक्का स्ट्रेट यहीं से गुजर रहा है। वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। 2/3 आपका ग्लोबल इकॉनमी यहीं से ट्रैवल कर रही है। इंडिया की डेफिनेशन में इंडो पैसिफिक का स्ट्रेच शुरू होता है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक। USA की डेफिनेशन में वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से लेकर पूरा जोग्राफिक जो बाउंड्री है अमेरिका तक, वो शुरू होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है।
अभी आपको रीजन की ज्योग्राफी से तो समझ में आ गया होगा कि जिस तरह ये लोकेटेड है उसी वजह से लोग इसके पीछे इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लगाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा रेलेवेंस है इसका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के भी बियॉन्ड। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे हम सिर्फ मिलिट्री की बातें करते थे। आज की डेट में इस इलाके की इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी यहाँ डील करते हैं। मैरीटाइम डोमेन में क्या दिक्कतें आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल चेंजेस को कैसे डील करोगे, वो सारी बातें। यानी दिस एरिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर ट्रेडिशनल सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी तक की बात नहीं है, इसी इलाके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें भी देखनी है। अब नाउ अनदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहीं पे ना ये सिंक्रनाइज करता है, सिनर्जाइज करता है, चैनलाइज करता है कलेक्टिव एफर्ट को। कह रहे जितनी भी यहाँ पर आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, रीजनल पार्टनर्स हैं, इनके डाइवर्स गोल्स हैं, आप सभी जानते हो। मैरीटाइम सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम सच में चाहते हैं ना, दिस इलाका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा अगर आप ना आसियान का आउटलुक देखो, इंडो पैसिफिक का, या इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव देखो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो आसपास की कंट्रीज़ के तो लिए इम्पॉर्टेंट है ही ना सारा ये। फिर अगर आप ना सच मायने में चाहते हो ना चाइना के असर्टिव बिहेवियर को एड्रेस करना या रीजनल थ्रेट्स को दूर करना, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इंडो पैसिफिक रीजनल इनिशिएटिव्स पे काम करना शुरू कर दो। कह रहा है जैसे देखो IPOI के कारण, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के कारण ही 2020 में इंडिया और वियतनाम ने अपने बायलैटरल कोऑपरेशंस को और बढ़ाया, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज़ को समझ आया कि यार हमें बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं ना रीजनल डोमिनेंस किसी भी कंट्री का ना हो, तो हमें ना आपस में ना ट्रेड करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, डिफेंस कोऑपरेशन करते हुए चलना ही पड़ेगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक मकसद और भी है कि आपस में कंट्रीज़ को लड़वाने की जगह ना कोऑपरेटिव इंगेजमेंट की बात करता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो रेयर अर्थ मेटल वाले जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए लड़ते रहते हैं, कोबाल्ट चाहिए, लिथियम चाहिए, निकल चाहिए, देखो सारा यहीं पर है ना। वाई दिस एरिया इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मिनरल, रेयर अर्थ मटेरियल्स, क्रिटिकल मिनरल्स यहीं पर तो हैं। तो उसका कोऑपरेशन जो है ना, वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन, सब लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, इसीलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की बात है कि अडेप्टेबल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, रीजनल कोऑपरेशन में मदद करेगा, इसलिए दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसी के साइड में इस इलाके में कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने को देखने को मिलते हैं, और उसी में सबसे बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशनल डेफिशिएंसी। कह रहा कि सबसे बड़ी इस एरिया की या इस इनिशिएटिव की प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे पास ना कोई डायरेक्शन नहीं है, मल्टी स्टेक होल्डर, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की भारी कमी है। हर पिलर ना सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, ओवरऑल चीज़ों के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हैं ही। चाइना तो देखो आपको, चाइना तो किसी को कुछ समझता ही नहीं है ना, उसका अपना ही कंटेनमेंट है, वो अपने ही चीज़ जोन में रहना चाहता है, अपने ही जोन में वो चीज़ों को देखता है। फिर रिसोर्स की दिक्कत भी है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी सबके पास समान रूप से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी लोग लैक करते हैं, पार्टनर्स में दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। कुछ के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है। फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है नेशनल पॉलिसीज़ को अपनी इन कॉमन स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज़ कराना। फिर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, ईस्ट यूरोप अफ्रीकन कंट्रीज़ है ही नहीं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़, अभी मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको GCC कंट्रीज़ का, तो GCC कंट्रीज़ में अब आप भाई है ही नहीं, मेंबर्स ही नहीं है, गल्फ काउंसिल वाले, कोऑपरेशन काउंसिल वाली कंट्री का है ही नहीं। लाइक अब क्या करोगे आप बताओ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए कंट्रीज़ का है ही नहीं कुछ ऐसा मामला, अब कोई क्या करे बताओ, कैसे इस मामले को कराए। कलेक्टिव एंटिटी है ग्लोबल, आपके सारे गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आती ही नहीं है वो, आप क्या कर सकते हैं। तो अब आपको देखो क्वेश्चन तो मैंने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि GCC के अंदर कितनी कंट्रीज़ आती हैं, क्या क्या नाम हैं उनके, ठीक है। अच्छा, वे अहेड में क्या कहता है कि वे अहेड क्या हो, वे फॉरवर्ड में ऐसा क्या करा जाए। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है, देखो जैसे हमने कहा कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, हर पिलर अपने अपने में मगन है, तो विजन एंड ब्रॉड एजेंडा चाहिए। सबसे पहले हम ना डिस्कशन करें, प्लेटफॉर्म्स पे आके डायलॉग करें, और एक कलेक्टिव विजन के साथ सारे जितने भी पिलर्स हैं अपना प्लान बनाएं, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्लान को आउटलाइन करें। फिर हर जो पिलर है ना वो स्पेसिफिक डायलॉग्स भी करें, कोऑर्डिनेशन विद योर जितने भी आपके दूसरे तरह के जो आपने बनाए हैं, EAS है, ईस्ट एशिया मैरीटाइम फोरम है, इनमें जाकर आप पीरियोडिक डायलॉग्स करते रहा करो। फिर
आपने कहा कि भैया ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं है, गल्फ़ की आपके कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स भी इसमें नहीं है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के लोग नहीं है, तो उनको बुलाओ। उनको क्यों नहीं बुलाते आप? उनकी लीडरशिप्स को इनकरेज करो, आप बिल्कुल बुलाओ उनको। फिर पीरियोडिक हर जो पिलर काम कर रहा है ना, वो अपनी एनुअल समरी भी देगा कि मैंने ये सारे काम किए, इतना कंट्रीब्यूशन है मेरा, और अगर फर्दर कोई डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डिस्कस किया जाए। तो यानी कंक्लूडिंग फॉर्म में आप बताओगे, देखो जो इंडिया का इंडो पैसिफिक अप्रोच है ना, ये अल्टीमेटली हम क्यों इतना पागल हैं इस चीज़ के पीछे? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाए। हम चाहते हैं इस एरिया में इंक्लूसिविटी और नेविगेशन की फ्रीडम सभी को मिले, कोई एक बंदा रीजनल जाके डोमिनेट ना करे। इसलिए हम चाहते हैं कि जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया हम मिल के एक बैलेंस तरीके से इस पर चल पाएँ, और चाइना जैसी कंट्रीज़ को भी हम काउंटर कर पाएँ। देखो ये तो वजह है ही, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे तापी के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो रिसेंटली अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने एक साइन किया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो पाइपलाइन है, प्रोजेक्ट है पूरा तुर्कमेनिस्तान साइड, और अफ़गानिस्तान इसको पूरा तापी पाइपलाइन को बढ़ा रहा है। तापी जो पाइपलाइन है, इसमें आपको समझ आ गया 4 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, ये इमर्ज हुआ था कॉन्सेप्ट 1990 के आसपास, मिड जब चल रहा था 1990s का, तब ये हुआ। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट है उसको पहले तो सबसे पहले गैस फील्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाए। देखो इसमें ना गैलकुंज गैस फील्ड थी, साउथ ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान में है, वहीं से ना नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्ट को ट्रांसपोर्ट इस पूरी पाइपलाइन में किया जाता है। पहले इसका नाम ना योल्टन गैस फील्ड था, योटन गैस फील्ड। ये 2006 में डिस्कवर की गई थी, 75 किलोमीटर की है ये, मैरी तुर्कमेनिस्तान पे लोकेटेड है। वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट गैस फील्ड में ये भी एक गैस फील्ड आती है। इसमें 4 से 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर रिजर्व्स रखे हुए हैं, और कमर्शली ये 2.8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो फील्ड है ना, इसमें 300 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल भी देखने को मिलता है। इसका देखो रूट बड़े ध्यान से खंगालो, इसका रूट कैसा है तापी गैस पाइपलाइन का। ये तुर्कमेनिस्तान के मैरी से शुरू होते हुए इंडिया के फजिल्का तक यहाँ पर ये आ रही है। स्पैन्स 1800 किलोमीटर से है ये पूरा, जो ये बना हुआ है 1800 किलोमीटर बहुत होता है, और यहाँ पे 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस आपको एनुअली यहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ना, ये एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र है। इस पूरे प्रोजेक्ट को फिनेंस कौन करता है? एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे करता है। आपसे मेरा सवाल है, एडीबी बैंक कब फाइंड हुआ था, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? एडीबी बैंक के बारे में 4-5 बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। नेक्स्ट हमें अब ये समझना है कि इस तापी प्रोजेक्ट को क्यों इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्ट्रैटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। यानी देखो हम सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है हमारी, और हम ना देखो अगर हम सच में चाहते हैं ना अपने रिलेशंस पाकिस्तान से इम्प्रूव करना, तो ज़रूरी है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपस में जुड़े रहें। और अगर हम चाहते हैं चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में कम हो, तो हमें तापी प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करना हमारी ज़रूरत है। और साथ ही साथ इकोनॉमिकली दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चीपर रेट में नेचुरल गैस मिलती है, जिससे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चलता रहता है वो भी दूर होगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो मदद कर ही रहा है, क्योंकि भाई नेचुरल गैस दे रहा है आपको, लॉन्ग टर्म सोर्स दे रहा है। आप एनर्जी मिक्स करके अपने डिपेंडेंसी जो ऑयल इंपोर्ट पर है उसको अगर आप सच में रिड्यूस करना चाहते हो, एक ऑल्टरनेट चाहते हो, तो तापी प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसकी सबसे बड़ा इसका क्राइसिस है सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि हम देखते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल चलता रहता है, पाकिस्तान में भी बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है। इसी दोनों कंट्रीज़ में इतनी इंस्टेबिलिटी के कारण ही ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी के लिए हमेशा एक सवाल बना रहता है, क्योंकि जब कंट्रीज़ में पॉलिटिकल सिस्टम ही हिला रहेगा तो फिर वहाँ प्रोजेक्ट्स का क्या काम हो पाएगा।
फिर यहाँ हमारे रिलेशन पाकिस्तान से इतने स्ट्रेंड रहते हैं, कहीं डिसीजन मेकिंग की बात आती है। अब यहाँ पर हमारे जो ये बिगड़े रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं, हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, या कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि क्या डिसीजन कैसे लें। फिर फाइनेंशियल इशू इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क है, तो कौन पैसा लगाएगा, कौन इन्वेस्टर ऐसी जगह पे पैसा लगाए जब उसको पता है यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बता दो मुझे आप, क्यों कंट्रीज़ की ज़रूरत होती है। देखो रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास में जो ये युद्ध चल रहे हैं, इसी कारण से महंगाई है आज की डेट में। इन्वेस्टर देखो, स्टॉक मार्केट इतनी हिली रहती है, डर लगता है पैसा लगाने में यार, ट्रेडिंग करने में डर लगता है। रीज़न क्या है उसके पीछे, यही सारे रीज़न है। अब फाइनेंशियल इशू आ गया, जब पैसा ही नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे। तो कंपीटिंग प्रोजेक्ट जैसे कि आपके प्रपोजिंग ये इंडिया पाकिस्तान की पीस पाइपलाइन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, ये पाकिस्तान के कमिटमेंट को पूरा ही नहीं होने देता। तो कंक्लूडिंग उसमें क्या बोल रहा है कि देखो जी, तापी में वाकई बहुत पोटेंशियल है कि वो साउथ और सेंट्रल एशिया के एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। तो देखो, ख़राब नहीं करना है, किसी भी हालत में प्रोजेक्ट को बचाना है और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है ताकि रीजनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर ना हो जाए। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट में लॉन्ग जो हिस्ट्री रही है डिले की, सेटबैक्स की, और हम सच में अगर चाहते हैं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी हो जाए, तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम तापी प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते हुए उस पर काम करें और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, डायलॉग करके चीज़ें ठीक करें। और अगर हम देखो सेंट्रल एशिया से हमें चाइना को भी थोड़ा दूर रखना है ना, तो ये सब हमें मकसद अपने पूरे करने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया। चलें अब सीधा हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स वाले पार्ट पे, क्योंकि शॉर्ट्स भी बहुत सारे हैं तो उसको भी हमें करना है। पहला जो शॉर्ट है वो इंडिया साइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अग्रीमेंट अंडर IPEF। IPEF क्या होता है? IPEF मैंने आपको पहले ही बताया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। इंडिया ने साइन किया है पहली बार कि ताकि हमारी क्लीन इकॉनमी हो, फेयर इकॉनमी हो, हमने एक अरेंजमेंट साइन किया है IPEF, जो 2022 टोक्यो में कभी लॉन्च हुआ था। 14 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, और हम चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन, एंगेजमेंट बढ़ती चली जाए। इसके लिए देखो, इसके 4 पिलर होते हैं। तो पिलर नंबर जो 3rd है वो है IPEF क्लीन इकॉनमी अग्रीमेंट। इस पे हमने क्या किया है, डेवलपमेंट डिप्लॉय कर रहे हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को अच्छा करने के लिए, साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। ऐसे ही इसका IPEF का फेयर इकॉनमी अरेंजमेंट है, पार्ट 4 जिसे कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, प्रेडिक्टेबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट होता चला जाए। और इसमें ना हमें इस पूरे एग्रीमेंट में देखो, हमारी कोशिश पता है क्या, हाई लेवल पॉलिटिकल ओवरसाइट मिलती रहे। हम ये भी चाहते हैं कि लॉन्गिविटी प्रोजेक्ट्स की बढ़ती रहे, ताकि इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी और सप्लाई चेन के साथ हमारा इंटीग्रेशन बना रहे। इसी कोशिश के कारण ही हम इसे कर रहे हैं। IPEF देखो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वुमेन के लिए भी काम कर रहा है, गर्ल्स जो मिडिल क्लास में हैं, इनकम में पार्टनर कंट्रीज़ में, उनका भी ध्यान रख रहा है, उनकी अपस्किलिंग बढ़ा रहा है, उनकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रिटिकल मिनरल डायलॉग भी होता रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये IPEF जो है। इसके पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, पैसिफिक आइलैंड फोरम से रिलेटेड। याद रखना इसके कितने मेंबर कंट्रीज है, देखो आपके सामने है। पैसिफिक आइलैंड फोरम मेंबर्स में न्यूजीलैंड है, न्यू है, ऑस्ट्रेलिया है, कुक आइलैंड है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनिया है, फिजी है। ये सारी की सारी जो समोआ, टोंगा, नोरा, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, ये सारी की सारी कंट्रीज़ पैसिफिक आइलैंड फोरम मेंबर्स का पार्ट हैं। पैसिफिक आइलैंड फोरम में इंडोर्स किया गया ऑस्ट्रेलिया फंडेड पैसिफिक पॉलिसिंग इनिशिएटिव। और ऑस्ट्रेलिया क्या फंड कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया फंड कर रहा है पैसिफिक पॉलिसिंग इनिशिएटिव, ताकि पैसिफिक नेशंस में लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस को दूर किया जाए और इंटरनल सिक्योरिटी वाले थ्रेट्स को दूर करने के लिए पैसिफिक आइलैंड फोरम में ऑस्ट्रेलिया फंडिंग दे रहा है। PPIA पैसिफिक आइलैंड फोरम के साथ अलाइन होकर 2050 तक की एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट। तो एनालिस्ट क्यों ऐसा देख रहे हैं? तो जितने भी एनालिस्ट देख रहे हैं इस बात को कि ऐसा क्यों ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहता है
चाइना का इन्फ्लुएंस पैसिफिक सिक्योरिटी पर लिमिट करने के लिए। देखो चाइना से कितना परेशान है, इंडिया नहीं परेशान है, बाकी मुल्क भी बहुत परेशान है। तो पैसिफिक आइलैंड फोरम जो होता है वो एक तरह का रीजनल प्रीमियर है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है पीस, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। 1971 में ये आया, 18 इसके मेंबर्स हैं, ध्यान रखना। कब आया? 1971 में प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, फोरम, 18 इसके मेंबर्स हैं। इशू क्या है इन कंट्रीज़ के साथ? क्लाइमेट चेंज, बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट। देखो सारी आइलैंड कंट्रीज़ हैं, सी लेवल राइज होगा तो बेचारे डूब जाएंगी, ओशन वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, चाइना से डर, यूएस का इन्फ्लुएंस, ड्रग ट्रैफिकिंग से तो इतना दुखी है ये नार्को। तभी तो इंटरनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है इनकी, सारा नार्कोटिक स्मगलिंग रूट सारे एशिया अमेरिका के यहीं से जा रहे हैं, बहुत परेशान है ये कंट्रीज़। इंडिया क्यों चाहता है? देखो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, वाई वी आर रीडिंग दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि पैसिफिक आइलैंड इज़ वेरी वाइटल फॉर इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत है। ये इंडो पैसिफिक रीजन पे फ्री ओपन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंडिया के लिए पैसिफिक रीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में लिया, हमने फोरम तैयार करा इंडो पैसिफिक आइलैंड ग्रुप के लिए, हमने इसीलिए तैयार कर रखे ताकि हमारा पैसिफिक नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है यूएन अडॉप्ट कर रहा है पैक्ट फॉर द फ्यूचर एआई, द यूएन समिट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, पैक्ट अलॉन्ग विद इट्स एनेक्सेस जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, डिक्लेरेशन हुआ है फ्यूचर जनरेशन का, ताकि 21st सेंचुरी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके, जैसे क्लाइमेट चेंज है, कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन राइट है, इनको डील करने के लिए। तो एनेक्चर बेसिकली पैक्ट फॉर द फ्यूचर हो रखा है, ऐसे ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, डिक्लेरेशन है फ्यूचर जनरेशन्स का, उसके लिए। अब देखो क्या है ये जो पैक्ट है ना, मेंबर कंट्रीज इसको कंसेंसस के साथ लेकर आई हैं विद स्मॉल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें कि होल्डिंग आउट बाय रशिया करा जा रहा है। इस पैक्ट पे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी पे बात की जाएगी, साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस कोऑपरेशन पर, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन्स को लिया जाएगा, और ग्लोबल गवर्नेंस पे काम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे हम चाहते हैं कि अफ्रीका की एक भी कंट्री नहीं है, तो रिफॉर्म करके यूएनएससी की जो सीट्स है ना, उसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई अफ्रीकन कंट्री भी आए। तो आप देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यूनाइटेड नेशन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि फ्यूचर में जो भी हमारे कॉम्पैक्ट हो ना, अब हम ना बहुत सीरियसली ना यूनाइटेड नेशंस ये चाहता है कि क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना उसको डील कर दिया जाए, इसलिए ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार करा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंडिया जीसीसी ने एक अडॉप्ट किया एक्शन प्लान फॉर जॉइंट एक्टिविटीज़, और वो 2024 से लेकर 28 तक रहेगी। पहला ऐसा हमने कुछ बनाया है स्ट्रैटेजिक डायलॉग, जिसमें हम डाइवर्स एरिया, हेल्थ, ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे, और हम ना जॉइंट एक्शन प्लान के साथ काम करेंगे, 3 P पे चलेंगे, दैट इज़ पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ताकि पार्टनरशिप इंडिया और जीसीसी की अच्छी होती चली जाए। ह्यूमैनिटेरियन ना क्राइसिस एक्चुअली गाज़ा में, जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं तो उनको पता नहीं है इंडियाज़ पोजीशन बीइंग प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंट विद, कैसा रिस्पॉन्स आएगा गाज़ा की पट्टी पे, क्या करेंगे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्टेट दैट इंडियाज़ पोजीशन हैज़ बीन प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंट एंड एनी रिस्पॉन्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट। तो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने साफ तौर पे एस जयशंकर जी ने कहा है, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन लॉज को मानता है, इंडिया उसी प्रिंसिपल पे चलेगा। देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पे मैं आपसे सवाल ही पूछ रही थी तो आपका जवाब यहीं आ गया। हेडक्वार्टर्स इसका रियाद सऊदी अरब में 1981 में बनाया गया था। 6 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, आई थिंक सऊदी अरबिया, कुवैत, यूएई, कतार, 7 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स। अब इंडिया और जीसीसी का रिलेशंस अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिया की पहली जीसीसी के साथ पॉलिटिकल डायलॉग 2003 में हुआ। करंटली हम इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान के साथ। बायलैटरल ट्रेड है, यूएई हमारा 7th लार्जेस्ट एफडीआई देता है हमें, और हमारा इनके साथ इनवर्ड, हमारा आप समझो रेमिटेंस 30% का यहीं से आ रहा है। ऑयल इंपोर्ट 35% हम लेते हैं, 70% गैस हमें इंपोर्ट मिलती है। तो दिस रीजन इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, रेमिटेंस हो, एफडीआई हो, सब यहीं से तो मिल रहा है हमें, इनको भी पटा के रखना हमारी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब हम चलते हैं ब्रुनई के पास। इंडिया और ब्रुनई ने ना दारुसलाम को एलिवेट करने के लिए और बायलैटरल टाइज कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, पहली बायलैटरल विजिट हुई थी बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू ब्रुनई, और बोथ कंट्रीज़ ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने 1984 से ही बना रही हैं।
ब्रुनई की लोकेशन याद रखना, इसके आसपास की कंट्रीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और वैसे भी फिर यूपीएससी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना की हाइलाइट्स पे चलते हैं। एक्नॉलेज टू एक्सपेंड डिफेंस कोऑपरेशन। हम ना देखो दोनों कंट्रीज़ मिले हैं तो हम इसलिए मिले ताकि हमारी जॉइंट एक्सरसाइज होती चली जाए। हम ना एक ऐसी पॉलिसी चाहते हैं, रादर देन एक्सपेंशनिज्म नहीं चाहते खाली हम चाहते हैं कि हमारा ना चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, हम दोनों कंट्रीज़ बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं हमारा मल्टीलिटरलिज्म एनहांस हो, हमारा टेलीमेट्री अच्छा हो, ट्रैकिंग, टेली कमांड स्टेशन अच्छे होते चले जाएँ। अब ना देखो इंडिया के लिए दिस रीजन, दिस कंट्री सो इम्पॉर्टेंट। वाई? ब्रुनई हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के एक्ट इस पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्टनर है ये। इंडो पैसिफिक विजन जो हमारा है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। ब्रुनई का तीसरा पता है क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है? ये आसियान मेंबर है ये, एंड आसियान इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आसियान के बारे में 4 फीचर्स बताओ कि फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन थी, कब आया था आसियान, बताओ। इंडियन डायस्पोरा रहता है यहाँ पर, 14,000 इंडियंस ब्रुनई में रहते हैं, आप सोचो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2020 में आई थी, किसके साथ? डेनमार्क के साथ। इकोनॉमिक रिलेशंस और ग्रीन ग्रोथ को करने के लिए, ताकि जो भी हमारी ना आगे जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं तो वो ना ग्रीन जॉब्स क्रिएट हों। पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने इस पर बहुत फोकस किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम चाहते हैं कि इसको करके हम दोनों कंट्रीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी अचीव होंगे। तो हम क्या करते हैं इसके अंडर ना, हमने 2021 से लेके 26 तक एक जॉइंट प्लान बनाया हुआ है। उसमें हम क्वालिटी शिपिंग, पोर्ट स्टेट को कैसे कोऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, मैरीटाइम ट्रेनिंग, एजुकेशन, हम ग्रीन उस पर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है G4 नेशंस के बारे में। क्यों आया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं। G4 नेशन इन न्यूयॉर्क। G4 में 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये हम ना आपस में चाहते हैं कि हम चारों कंट्रीज़ चाहते हैं कि ना अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म आए। हम सारी कंट्रीज चाहते हैं कि यूएनएससी में ना हम परमानेंट सीट हम तो चारों कंट्रीज़ ले सकते हैं, हमारे अंदर इतना लाइक वी आर एलिजिबल फॉर दिस, तो आप हमें क्यों नहीं देते हो? तो ग्रुप ने प्रपोज करा है कि जो काउंसिल की मेंबरशिप है वो 15 से 25 से 26 कर दिया जाए, यानी 6 परमानेंट और 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए G4 नेशंस का नाम न्यूज़ में आया था। इंडिया का मिलिट्री डिप्लोमेसी अगर आप देखते हो तो रिसेंट मंथ में इंडिया का जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो बहुत इंटेंसिफाई हुआ। और मिलिट्री डिप्लोमेसी का मतलब हम डिफेंस डिप्लोमेसी से लगा सकते हैं कि डिफेंस डिप्लोमेसी क्या होता है, यानी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करना है पीसफुल ढंग से। आप डिफेंस रिसोर्सेज कैपेबिलिटी को एम्प्लॉय करो लेकिन फॉर पीसफुल पर्पस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए। अब मिलिट्री डिप्लोमेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना देखो इससे ना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रेगुलर डायलॉग्स होते हैं तो मिसट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। आपके डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे क्वाड का सिक्योरिटी डायलॉग है तो उससे ये बहुत मदद मिलती है। फिर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग्स के लिए, ब्रह्मोस जैसे हमने इंडिया और रशिया ने साइन करा, तो एक बैलेंस जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव रीजन्स को भी कंप्लीट करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए भी दिस मिलिट्री डिप्लोमेसी इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैलेंसिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद मेजर ग्लोबल पावर, जैसे यूएस है, रशिया है, बिग ब्रदर है। परसेप्शन हमेशा लगा रहता है ना, हमेशा लगा रहता है कि साउथ एशियन नेशंस को तो ये कंट्रीज़ बिग ब्रदर की तरह देखेंगी और हमें हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी, तो वो चैलेंज है। इंडिया ना प्रोएक्टिव एंगेजमेंट भी चाहता है, इसलिए भी हम मिलिट्री डिप्लोमेसी में बड़ा विश्वास रखते हैं। इसीलिए हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं कंट्रीज़ के साथ, कैपेसिटी बिल्डिंग, पीसफुल अपने पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलाते हैं, ताकि ना हमारा एक तो ना सिक्योर रहें, हम इंडो पैसिफिक, चाइना को भी काउंटर कर पाएँ, और दूसरा हमारी सिक्योरिटी कोऑपरेशंस बढ़ें, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ना हमारी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देखो हो भी गई, सारे टॉपिक्स बड़े रिलेटेड हैं। इंडिया का जो नेवी P-8 है ना, पर्सन एयरक्राफ्ट है, पहला हमने डिप्लॉय करा यूरोप में, ताकि हम 2024 के एक्सरसाइज वरुणा में एक्सरसाइज कर पाएँ। और बायलेटरल ये नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में मेडिटेरियन सी पे की गई है। ऐसे ही एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है, इसकी इंडियन एयरफोर्स और ओमान के बीच में होती है,
और एक्सरसाइज AH नजहा भी है, इसमें पार्टिसिपेशन इंडियन और ओमान का हुआ। युद्ध अभ्यास इंडिया और US का है। तरंग शक्ति इसमें आपकी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। मालाबार नेवल में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, US है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में होती है। तो याद रखना इन एक्सरसाइजेस के नाम कोई ना कोई एग्जाम में पकड़ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तरंग शक्ति ज़रूर ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और श्रीलंका में होती है। युद्ध अभ्यास इंडिया, US। मालाबार तो पता ही है आपको, ठीक है। चले नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव क्या है? इंडिया ने लॉन्च करा कि हम म्यांमार और वियतनाम में, क्योंकि बेचारी दोनों कंट्रीज़ ने ही डिज़ास्टर फेस किया है, टाइफून फेस किया है यागी नाम का, तो हम इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ देंगे। और देखो, एक तो कारण ये कि इंडिया एक विश्व गुरु भी बनना चाहता है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, आप देखो इस पूरे हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बहुत ज़्यादा पड़ा है कि इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे बहुत काम करना चाहता है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और आसियान रीजन्स के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे चलते रहें, ठीक है। और फिर भी हम एक पीसफुल कंट्री भी हैं और हम ये सब काम करते भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है नदन यूनाइटेड 2024। इसे किसके बीच में हुआ? चाइना रशिया ने रिसेंटली अनाउंस करा कि हम जॉइंट नेवल एंड एयर ड्रिल्स करने जा रहे हैं नदन यूनाइटेड 2024 के नाम से, सी ऑफ जापान और सी ऑफ ऑक्सकोर्स के बीच में, यानी ये वाला पार्ट देखो आप। ये क्यों करा जा रहा है? ताकि चाइना और रशिया का रिलेशन अच्छा हो, सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह को डील करने के लिए। सी ऑफ जापान ध्यान रखना, मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, और जापान और सुखाई आइलैंड के बीच में। सी ऑफ ऑक्सकोर्स के बीच में आ सकता है, तो ध्यान रखना ये कोरल आइलैंड और कामचाटका पेनिनसुला के बीच में है ये, तो ये ध्यान रखना, लोकेशंस आपको ध्यान होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये एक नेटवर्क है ऑटोनॉमस मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप का। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? ऑटोनॉमस मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, लेड बाय ईरान, और इसके ग्रुप्स ने किया है, गोज़ बैक टू इरानियन रिवोल्यूशन 1979 में। इसमें आपके 4 कंट्रीज़ हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, हाउतीज़ हैं। हिजबुल्लाह बेसिकली क्या है? एक तरह का एक पार्टी ऑफ गॉड है, 1980s में आया था ये, और लेबनन इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल यहाँ पर ये कंट्री मेंबर है इसका, और उसी को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। लास्ट टॉपिक आज का है हमारा फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के बारे में। 18,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को रजिस्टर कराया गया है यहाँ पर, ठीक है। जून 2024 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसको इनाग्रेट करा गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोडल मिनिस्ट्री है। ऑब्जेक्टिव है इसका स्पीड अप करना इमाइग्रेशन क्लियरेंस प्रोग्राम प्रोसेस को, ताकि जितने भी सिलेक्टेड मेजर एयरपोर्ट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक गेट्स को सेलेक्ट किया जा सके। 2 फेजेज़ हैं इसमें। पहला फेज़ है इसमें इंडियन सिटीजन OCI कार्ड होल्डर्स को कवर करा गया है, सेकंड में फॉरेन ट्रैवलर्स को कवर किया गया है। एयरपोर्ट में कवर 21 मेजर एयरपोर्ट्स को कवर करा गया है। नोडल एजेंसी इसमें क्या है? ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन इसके अंदर आपका आता है। तो फास्ट ट्रैक इमाइग्रेशन समझ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एक प्लान है जिसमें हम चाहते हैं मोर देन 18,000 इंडिविजुअल्स को हमने इसमें साइन करा है। जब भी इनाग्रेट हुआ ना उसी बीच हमने कर लिया था, ताकि मेजर एयरपोर्ट्स के इलेक्ट्रॉनिक गेट्स वगैरह पर इमिग्रेशन जो क्लियरेंसेस के प्रोसेस होते हैं उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहले फेज़ में इंडियन सिटीजन OCI कार्ड होल्डर है, सेकेंड वाले फेज़ में फॉरेन ट्रैवलर्स को कवर करा जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। डायरेक्टली कम टू योर क्वेश्चंस पार्ट जो आपको कंप्लीट करने हैं। देखो मैंने आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अटैम्प्ट ही ना करो, सीधा क्वेश्चन आंसर देखने लग जाओ। अटैम्प्ट करो, चेक करो आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जो हमने पढ़ा वही हमने क्वेश्चन में डाला हुआ है। फिर आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, फिर पैसिफिक आइलैंड फोरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ GCC के कौन से मेंबर नहीं हैं उसके बारे में, फिर ब्रूनई कंट्री के बारे में अभी हमने डिस्कस करा वो है। फिर यहाँ पर आपका आता है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में या G4 मिशंस के बारे में। उसके बाद आपके यहाँ आंसर्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल के मिल जाएगा, वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन करिए और सारी PDFs और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।